नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज सिविल सेवक दिवस है। यानी कि अगर हम सिविल सेवकों की बात करें या फिर हम कार्यपालिका की बात करें तो जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनके निर्वहन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो सिविल सेवकों के ऊपर ही होती है। और सबसे खास बात यह भी हो जाती है कि हम जब आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, और ऐसे में जब हम सिविल सेवकों की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं और इनसे जुड़ी चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम राष्ट्र की प्रगति में इनके योगदान को देखते हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज सिविल सेवक दिवस के मौके पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सिविल सेवकों को की जो भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही और आने वाले जो सिविल सेवक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनकी जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और यही जो उनकी भूमिका है वही इस देश के विकास को रफ्तार देती है और उसी रफ्तार के सहारे $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की जो हम क्षमता की बात करें, एक बड़े लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ता है और इसमें सिविल सेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि संवेदनशीलता और भी बढ़ाने की जरूरत है। जो संवाद की कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है जनता और सिविल सेवकों के बीच, उसमें कहीं ना कहीं जो गैप है उस गैप को भरना है, फिल करना है। क्योंकि संवाद की कमी की वजह से अक्सर देखा जाता है कि जो आम जनता है वो सिविल सेवकों तक आसानी से अपनी बात कह नहीं पाती, उन तक पहुंच नहीं पाती और इसी वजह से कई योजनाओं का लाभ जो है उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आज हम बीएनबीए में इसी बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे कि सिविल सेवकों की जो भूमिका है वो कितनी और महत्वपूर्ण बढ़ाई जा सकती है। और जब हम बात कर रहे हो आजादी के 75 वर्ष की, आजादी के अमृत महोत्सव की, तो ऐसे में इनकी जो भूमिका है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने क्या 10 बड़ी बातें कही हैं उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम बीएनबीए में वापस आएंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज क्या बड़ी बातें की कि सिविल सेवा दिवस में प्रधानमंत्री की 10 बड़ी बातें। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है, पहाड़ जैसी ऊंचाई है पर इरादे आसमान से भी ऊंचे, यानी कि क्षमता और विकास को और बढ़ावा देने की जरूरत है। डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1, भारत उन देशों में है जहां पर मोबाइल डेटा जो है सबसे सस्ता है। यानी कि डिजिटलाइजेशन, जो वित्तीय लेन देन की बात की जाती है, उसमें भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गरीब से गरीब को भी सुशासन का भरोसा मिला है क्योंकि इन्हीं सिविल सेवकों के माध्यम से योजनाएं जो हैं वो लाभार्थी तक पहुंचती हैं और लाभार्थियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। पंच प्रणों से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को ऊंचाई देगी, जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। जो पंच प्रण की बात कही थी प्रधानमंत्री ने, उसके माध्यम से विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 3 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, यानी डीबीटी जैसी जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। जो मीडिएटरशिप हुआ करती थी, बिचौलिए हुआ करते थे, उनकी भूमिका हटाई गई। सरकार सबके लिए करेगी, राष्ट्र पहले, नागरिक पहले, और वंचितों को वरीयता दी जा रही है एक बड़े बदलाव के तहत। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इसके साथ साथ अभी हम और क्षमता है और ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार है। कि हम सभी जानते हैं कि 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत जो है पहले 10वें स्थान पर था लेकिन अब 5वें स्थान पर है। देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है, लेकिन जो आज के परिणाम है वो बदल गए हैं। ये प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही। भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये 10 बड़ी बातें, 10 महत्वपूर्ण बातें सिविल सेवकों के लिए कही कि आने वाले दिनों में विकास की जो रफ्तार है उसको और गति देने में ये जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सिविल सेवक हैं, इनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है। तो आज बीएनबीए में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल जी हैं, सीनियर आईएएस हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सर, मैं सिविल सेवकों की भूमिका को ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब किसी के जीवन में बदलाव लाने की बात आती है, जब योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने की बात आती है। देखिए, जो सिविल सर्विसेज की भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं वर्तमान में मानता हूं कि इसका चैलेंज और ज़्यादा हो गया है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, सोशल ऑडिट बहुत हो रहा है और चूंकि जनसंख्या के हाथ में टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है और ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा? आम जनता कर रही है। तो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और चैलेंज भी बहुत बड़ा है।
मेरा ऐसा मानना है। क्या आपको लगता है कि समय, आपने मॉनिटरिंग की बात की है कि समय समय पर योजनाओं की समीक्षा भी करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि योजनाएं बहुत हैं जो पीछे से आ रही हैं, लेकिन वो लाभार्थी तक उनका फायदा पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? क्या समीक्षा और औचक निरीक्षण ये बेहद जरूरी है? बिल्कुल, अगर हम समीक्षा नहीं करेंगे तो जो हमारे इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, बहुत सारे विभाग होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है बढ़िया, और रिजल्ट जो अपेक्षित होता है वो नहीं मिलता। और औचक निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण तो बहुत जरूरी है। उससे वो मौके पर किस शेप में, किस वेशभूषा में, किस हालात में पहुंचा है, ये देखने को मिलता है। क्योंकि कागज में तो हम लोग बहुत अच्छा देखते हैं, और जब मौके पर जाके देखते हैं और दोनों में मिलान करते हैं, तभी जो गैप पता लगता है, और तभी पता लगता है कि हमारे कार्य की क्वालिटी क्या है। तो औचक निरीक्षण और समीक्षा तो बहुत ही जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम चुनौतियों की बात करें, एक सिविल सेवक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, तो क्या बड़ी चुनौतियां देखते हैं, खासतौर से जब आप फील्ड पे होते हैं या फिर आपके पास किसी जिले की या किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी होती है? देखिए, जो मैंने महसूस किया है डिफरेंट पोस्ट पे, एज ए CDO, एज ए DM, एज ए SDM, हमारे सरकार और समाज के बीच एक गैप है। और हमारा जो है, ये जो गैप है वो हमसे जनता को दूर करता है, और इसी जनता के लिए हमारी नौकरी है। इसी जनता को हमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और आइडियाज को सेल करना है फ्री ऑफ कास्ट। तो जो हमारी दूरी रहेगी तो हम सेल कैसे करेंगे? इस दूरी को कम करना सबसे बड़ा मैं चैलेंज मानता हूं फील्ड में। ठीक है, संवाद की कमी पर हम आपसे एक बार जरूर वापस दोबारा सवाल करेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि आखिर जब हम सिविल सेवकों की बात करते हैं, सिविल सेवा दिवस की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी वही है, कर्मचारी वही, अधिकारी वही, लेकिन परिणाम बदल गए। एक बार नजर डाल लेते हैं। सिविल सेवा दिवस यानी कि हम सभी जानते हैं कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर संबोधित भी किया सिविल सेवकों को, और उन्होंने साफ, और इसका मकसद जो है, मकसद पर नजर डालें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित जो महत्वपूर्ण कार्यों के, यानी जो हम कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, सभी सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए ये मनाया जाता है। और जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है आज के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बेहतरीन सर्विसेज के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है, और कई अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी हैं वो चयनित होते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं कि दरअसल जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो प्रशासनिक सेवा के ढांचे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी कि तब इसे ICS कहा जाता था, उसको भंग कर दिया जाए। लेकिन सरदार पटेल की इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, और इसीलिए इसे सरदार पटेल जी से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि तब इसे लोग सुपीरियर सर्विस कहते थे। आज ही के दिन 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने मेटकॉफ हाउस दिल्ली में चुनकर आए नए ICS को उन्होंने संबोधित किया था, उनके सामने भाषण दिया था, और अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो ये सिविल सेवक हैं, इनको उन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा था, यानी कि एक बड़ी भूमिका इनकी तय की थी। और सरदार पटेल ने तब नेहरू से स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को ऐसे सिविल सेवकों की, ऐसे सिविल सेवाओं की जरूरत है, और 19वीं सदी में इसे इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था। इसमें लगभग अभी 23 सेवाएं हैं। कितनी सिविल सेवाएं? लगभग 23, जिसमें हम जानते हैं कि IAS, IPS, IARS ऐसी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। हीरालाल जी, जब हम संवाद की कमी की बात करते हैं तो अक्सर वो एक डर रहता है, जनता या जो लोग हैं बड़े अधिकारियों के चेंबर में नहीं जा पाते, उनसे सही तरीके से सीधे तौर पर बात नहीं कर पाते। क्या आपको लगता है अधिकारियों में संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है, और जो संवाद की कमी है वो भी बढ़ाने की जरूरत है? समय समय पर चौपाल जैसे चीजों का आयोजन किया जाना चाहिए। देखिए, ये बात सही है कि संवाद से सुशासन बढ़ता है, तो जब संवाद से सुशासन बढ़ता है तो संवाद बढ़ाने की जरूरत है, तभी सुशासन बढ़ेगा। तो संवाद कैसे बढ़ेगा? वो आम जनता आपको बहुत ऊंचा मानती है, बहुत शक्तिशाली मानती है, उसके मन में एक फियर साइकोसिस है। तो ये हमारे सिविल सर्वेंट की ही जिम्मेदारी है कि इसको कम करें। तो जनता आपके पास नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना है। कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनाने हैं कि आम जनता में एक संदेश जाए कि ये तो अधिकारी जो आए हैं ये हमारे लिए हैं, इनसे कोई मिल सकता है, किसी को डांटते नहीं है। और जब आप ये माहौल पैदा कर लेंगे तो संवाद बढ़ेगा और गुड गवर्नेंस बढ़ेगा। गुड गवर्नेंस बढ़ेगा, और इसीलिए सरकार
सुशासन की तरफ लगातार प्रयास कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे की बात की जाती है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज सिविल सेवा दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। उसके बाद हम बीएनबीए में वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को उस संबोधन को जरूर सुन लेते हैं जो उन्होंने सिविल सेवकों के लिए कही है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो पहले अधिकारी रहे, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं या अभी दे रहे हैं, उनकी भी इस आजादी के अमृतकाल में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन इससे ज्यादा जो नए अधिकारी आएंगे, जो आने वाले आगे 15, 20, 25 सालों में काम करेंगे, उनकी भी भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वो भी एक बार सुन लेते हैं। आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो देश के विकास में राष्ट्र उत्थान की बात करें, फिर अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बात करें, फिर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात करें, उसमें जो सिविल सेवाओं की भूमिका की बात करें, सिविल सेवका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जो लाभार्थी हैं उनको बड़ी उम्मीद होती है कि जो योजना है वो सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से उन तक पहुंचे, उनके जीवन में एक बदलाव लाए। हीरालाल जी, कैसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो सिविल सेवक अभी काम कर रहे हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन जो आने वाले दिनों में 15, 20 साल, 25 साल आगे सेवाएं देंगे, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है जो युवा अधिकारी हैं उनको और अभी संवेदनशील होने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी है डे बाय डे ये बदल रही है और ये इतना अपेक्षा को बढ़ा देगी। क्या AI आ गया, अब AI से आप बहुत कुछ बड़े आसानी से बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो चैलेंजेज है वो बढ़ेगा और हमारे अधिकारियों को उस चैलेंजेज को मीट आउट करने के लिए ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है। अन्यथा हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेंगे तो हमारा विश्वास घटेगा और सुशासन की जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं होगी। जी, आपने AI का जिक्र किया, तकनीक का जिक्र किया, क्या मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि क्या पहले की अपेक्षा अब काम करना कुछ ज्यादा आसान हो गया है? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि अगर मुख्यालय में मीटिंग है तो अधिकारी जो है मुख्यालय जाता था, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग करता था, अटेंड करता था। क्या आपको लगता है समय बच रहा है, समीक्षा भी हो रही है और सही तरीके से पारदर्शिता भी बढ़ रही है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान बना दिया है और आने वाले दिनों में चीज़ें और आसान होंगी। अब इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो गया है, प्रोवाइडेड उसे उस शेप में उस तरीके से किया जाए जैसे वो एक्सपेक्टेड है। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को काफ़ी आसान बनाया है, सस्ता बनाया है, सरल बनाया है और सुगम बनाया है। बिल्कुल सही कहा कि तकनीक जो है, तकनीक ने बहुत ही जीवन को आसान कर दिया है और तकनीक से पारदर्शिता बढ़ी, यानी कि टेक्निक से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी। और प्रधानमंत्री जी ने भी आज जिक्र किया, एक बार और ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगातार अंकुश लगाया गया है और ये तकनीक के सहारे हुआ है, ये इच्छा शक्ति के सहारे हुआ और इसके बदलाव, इसके परिणाम भी साफ तौर पर नजर आ। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया कि पहले गलत हाथों में 3 लाख करोड़ रुपए यानी कि
गलत तरीके से इसका पेमेंट होता था, वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते थे लेकिन फिर भी उन तक पैसा पहुंचता था। फर्जी गैस कनेक्शन की संख्या लगभग 4 करोड़ हुआ करती थी। फर्जी राशन कार्ड लगभग 4 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन इनको समाप्त किया गया, इन पर अंकुश लगाया गया है। काल्पनिक महिलाओं को सहायता, यानी कि जो स्वयं महिलाओं को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट हो जाया करता था, जो काम नहीं करें उसके बाद भी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की अगर छात्रवृत्ति की बात करें, स्कॉलरशिप की बात करें, तो लगभग उसकी संख्या 30 लाख हुआ करती थी, जो गलत तरीके से उन तक पहुंचता था। वो काम नहीं करते थे लेकिन उनका भुगतान होता था। राशन कार्ड उनके पास की जरूरत नहीं थी, या फिर एक ही परिवार के कई राशन कार्ड थे, एक ही सदस्य के कई राशन कार्ड थे, उन पर भी अंकुश लगा है। हिरानी जी, क्या आप समझते हैं कि करप्शन पर भी प्रहार हुआ है? तकनीक जैसे जैसे बढ़ी है, डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है, जवाबदेही भी वैसे वैसे बढ़ गई, क्योंकि सब हर अधिकारियों को लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की नजर में जरूर है। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो डुप्लीकेसी थी वो बच गया, और जब डुप्लीकेसी बच गई, डुप्लीकेसी से निजात मिल गया, तो ये जो डुप्लीकेट बन करके और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे थे उससे राहत मिला। तो ये जो सिस्टमेटिक अटैक हुआ है करप्शन पे, इसका बहुत बढ़िया नतीजा है, और भविष्य में और ये अच्छा नतीजा और आएगा, क्योंकि अब AI टेक्नोलॉजी आ गई है, और फिर AI टेक्नोलॉजी के बाद कुछ और अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ता रहेगा। तो टेक्नोलॉजी ने भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा प्रहार किया है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा ही है और ऐसा मेरा मानना भी है। क्या लोक सेवकों के जो प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, त्वरित निर्णय के आधार पर काम करने की जरूरत है? बहुत लंबे समय तक फाइलों को रोकने की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई आवेदक है, कोई लाभार्थी है, तो तुरंत उसका निर्णय हो। बिल्कुल, त्वरित निर्णय से बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जैसे कोई झगड़ा हुआ, आप मौके पहुंच जाइए तो वो तिल का ताड़ नहीं बनेगा और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो जाएगा। ये कुछ सर्व सत्य हैं जो पहले भी सत्य था, आज भी है, लेकिन होता क्या है कि ये हम मौके पर ये देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे छोटी छोटी समस्याएं बहुत विकराल रूप ले लेती हैं, और वो जो है काफ़ी लोगों के लिए नुकसानदायक। तो त्वरित निर्णय तो गुड गवर्नेंस के लिए होना ही चाहिए, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आप इस सेवा में हैं, राजनीतिक दबाव कितनी मतलब कितनी परेशानी बढ़ाता है, या फिर कोई ऐसा काम, कोई अच्छा काम आप करने जा रहे हो लेकिन उसमें पॉलिटिकल प्रेशर क्या उस काम को रोकता है? क्या, कैसे आप उसमें लोग ऐसे रास्ता निकालते हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, ये अक्सर हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन अगर आपकी छवि अच्छी है, आपकी वर्किंग अच्छी है, तो पॉलिटिकल प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि विभिन्न प्रकार की अपोजिट फोर्सों के बीच काम करके और रिजल्ट पाना ही तो हमारा चैलेंज है, यही तो हमारा एकमन होना चाहिए। अगर हर चीज़ सरल है, आसान है, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम किस बात के, हमारा क्या पहचान है? तो पॉलिटिकल प्रेशर को मैनेज करना और सही काम करना ही हमारी क्षमता का प्रदर्शन है और हमारी परीक्षा है। क्या समय समय पर ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी, क्योंकि जिस तरीके से काम करने के तरीके बदले हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है समय समय पर अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने की जरूरत है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे IAS में समय समय पर 4-5 ट्रेनिंग हो रही है, ये व्यवस्था स्टेट के हर सेवा में होनी चाहिए कि हर 4-5 साल बाद, 6 साल बाद उन्हें बुलाया जाए और ट्रेंड किया जाए और उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए। ठीक है। एक पावर की बात होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं कि पावरफुल ऑफिसर है। क्या आपको लगता है कि पावर की नहीं, यहाँ पर प्यार की जरूरत है? अगर लोग उन तक पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो उन समस्याओं को सुनना, उसका निपटारा करना, यही मेन कर्तव्य है। देखिए, लेकिन अभी ऐसा बहुत कम देखा जाता है। कई बार खासतौर से जिलों की बात करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, वहां पर अभी समस्या है ये। देखिए, हमारे पास 2 पावर है, पावर ऑफ पनिशमेंट और पावर ऑफ प्यार। लोग जो मानते हैं, जो एक आम सोच है और जो उसको देखने को मिलता है सामान्यता, कि वो पावर ऑफ पनिशमेंट, कि इसको डांट देंगे, डपट देंगे, पनिशमेंट कर देंगे तो काम ज़्यादा होगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। पावर ऑफ पनिशमेंट को कभी यूज नहीं करना चाहिए, पावर ऑफ प्यार से काम लेना चाहिए, और वही सफलता की कुंजी है। अगर आपने पावर ऑफ पनिशमेंट यूज किया तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, अनुभव के आधार पे, वो अधिकारी सफल नहीं होगा, वो सुशासन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अगर विकास की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है एक सिविल सेवक के रूप में, चाहे जिलाधिकारी के रूप में हो, चाहे उप जिलाधिकारी के रूप में हो, या फिर CDO के रूप में हो?
देखिए, जो ये अधिकारी हैं, इनका ये एक छोटा निर्णय भी बहुत लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये की पोस्ट पे बैठे हैं। एक एसडीएम है, वो पूरे तहसील का मालिक, तहसील को गवर्न करता है। एक जिला है, वो एक जिला अधिकारी है, तो वो पूरे जिले को। तो इनका एक छोटा सा गलत निर्णय बहुत लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए इनका निर्णय हमेशा बहुत सोचा समझा और एज पर रूल होना चाहिए। अदरवाइज अगर कुछ गलत निर्णय हुआ तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा और काफ़ी लोगों को ये परेशान करेगा और उनकी ज़िंदगी में अच्छाई के बदले बुराई लाएगा। हम सिविल सेवकों की तो बात ज़रूर कर रहे हैं, क्या लोगों में भी थोड़ा सा इस बात की समझ पैदा करनी होगी कि हर काम वो प्रशासनिक अधिकारी से उम्मीद नहीं कर सकते, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी जवाबदेही है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग ऐसे ऐसे कामों को आगे बढ़ाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन एक ज़्यादा समय बर्बाद होता है। देखिए, इसमें भी मैं सिविल सेवक की ही जिम्मेदारी मानता हूं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप जन सहभागिता के माध्यम से काम को कैसे कराते हैं, आम जन को कैसे समझाते हैं, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर जो बात नहीं हो सकता है, आम जन को समझाना और उसे कन्विंस करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। चूंकि हमारे सरकार और समाज के बीच गैप होता है, इस वजह से ये दिक्कत पैदा होती है। और जहाँ ये गैप नहीं होता है, वहाँ ये दिक्कत नहीं होती है। मैंने करके देखा है फील्ड में। अगर युवाओं की भूमिका की बात करें हम, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अपने देश की बात करें, युवा की आबादी वाला देश भी है और प्रदेश भी है। ऐसे में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहती है किसी सामाजिक मुद्दे को उठाकर आगे ले जाने तक, किसी अधिकारी के सामने ले जाने तक? देखिए, आज के डेट में ये जो युवा है ना, ये सोशल मीडिया पे है। तो वो क्या करता, कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई बात होती थी, एक फोटो खींचता है, एक छोटा सा वीडियो बना करके उस अधिकारी को टैग करके कर देता है। तो ये युवा जो है, समस्याओं को प्रॉपर प्लेस पर पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पुरानी पीढ़ी सोशल मीडिया से यूज करना नहीं जानती है, तो युवाओं की भूमिका इसमें मैं तो बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ। अक्सर देखता हूँ टैग करके समस्या वीडियो बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि लाई जा सकती है? बिल्कुल, यही बिल्कुल, सहयोग से ही सुशासन और सुशासन से ही समृद्धि लाई जा सकती है। मैंने इस पर एक किताब लिखी है, डायनेमिक डीएम की। ये वाली किताब जो है, ये डायनेमिक डीएम की, इसका टैग लाइन ही यही है कि जब तक सरकार और समाज मिलके काम नहीं करेगा, मतलब जब तक दोनों के सहयोग से काम नहीं होगा, सुशासन को अपेक्षित रूप में स्थापित करना संभव नहीं है। और जब तक सुशासन नहीं होगा, समृद्धि नहीं आएगी। तो ये जो टैग लाइन है, यही सुशासन स्थापित करने का एकमात्र सहारा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से देश बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ देश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो $1 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जो सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो इस विकास की गति को और रफ्तार दे सकते हैं? बिल्कुल, युवा में शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, और ये जो हमारे एम्बिशियस सारे लक्ष्य हैं, ये बिना क्रिएटिविटी के और बिना ऊर्जा के ये संभव नहीं है। तो ये ऊर्जा और क्रिएटिविटी किसके पास है? युवा के पास है। तो इसमें, इस लक्ष्य को पाने में, इस लक्ष्य की पूर्ति में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और उन्हीं के सहारे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कहा कि लगातार ये जरूरी है कि युवाओं की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये जमाना है, ये दौर है, और ऐसे में पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने, जिन्हें आज अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम तरक्की की बात करते हैं, तो इसमें जो सिविल सेवक हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और खास तौर से उन सिविल सेवकों की जो आने वाले दिनों में आएंगे और लगभग आने वाले दिनों में 15, 20 साल, 25 साल सर्विस देंगे। ऐसे में इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने में उनकी जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हीरालाल जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने BNBM इस बात का विश्लेषण किया कि आने वाले दिनों में जब हम सिविल सेवकों की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, और खासतौर से जो योजनाएं हैं वो लाभार्थी तक कैसे पहुंचे, साफ तरीके से पहुंचे, पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसमें जो सिविल सेवकों की भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो संवाद की कमी देखी जाती है अक्सर जनता और अधिकारी के बीच में, उस संवाद को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे संवाद को बढ़ाया जा सकता है, संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो पारदर्शिता है, जो विकास की रफ्तार है, वो और आगे बढ़ सके। तब तक के लिए नमस्कार।
प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत से संसाधन दिए हैं। उन्हीं में से एक है जल। हमारे जीवन में जल जीवन संजीवनी का दूसरा रूप माना गया है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। हम ब्रह्मांड के जिस ग्रह में रहते हैं उसका 71%